जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने प्रीवियस टॉपिक पे चलते हैं, जहां हम इथोलॉजी की बात कर रहे थे और इथोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं बिहेवियर पे ही। बिहेवियर के बारे में हमने बात कर ली थी, लेकिन आज का हमारा टॉपिक रहेगा मधुमक्खी में सामाजिक व्यवहार। कि मधुमक्खी जो है वो अपनी ही जाति के या एक मधुमक्खी अपनी दूसरी मधुमक्खी को किस प्रकार से संकेत भेजती है या किस प्रकार से वो उसको एक्टिव करती है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बेटा ये समाज क्या है। तो हम ये कहेंगे एक जीव और दूसरे जीव, यानी कुछ जीव जो है वो एक साथ रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। लेकिन समाज दो प्रकार के होते हैं। समाज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक समाज जो होता है वो हमारे पास में यूथी समाज होता है। कैसा होता है? यूथी समाज होता है, जिसे अपन ग्रीगेरियन कहते हैं। ग्रीगेरियन कहते हैं। और एक हमारे पास में होता है जिसके अंतर्गत जीव जो होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। समझ रहे हो बात को? अब देखो यूथी स्वभाव में हम क्या पढ़ेंगे, तो यूथी स्वभाव में हम कहेंगे जीव जो है वो किस में रहते हैं? समाज में तो रहते हैं। किसमें रहते हैं? समाज में तो रहते हैं, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, डिपेंडेबल नहीं होते। यानी कि अगर एक जीव काम नहीं कर रहा है तो दूसरा अपना काम कर लेगा, दूसरा नहीं कर रहा है तो तीसरा अपना काम कर लेगा। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर डिपेंड है, वो करेगा तो ही मेरा काम होगा। खुद भी अपना काम कर सकते हैं, यानी आत्मनिर्भर होते हैं। लेकिन कुछ समाज ऐसे होते हैं जो उत्कृष्ट कोटि के होते हैं। कैसे होते हैं? उत्कृष्ट कोटि के होते हैं। उत्कृष्ट कोटि का मतलब सबसे अच्छा समाज पाया जाता है, एक दूसरे पर डिपेंडेबल होते हैं। कैसे होते हैं? एक दूसरे पर डिपेंडेबल होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अर्थात अगर ये काम करेगा तो मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं है। सारा काम एक ही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। खुद खुद का काम बांट रखे, हम ये काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो करे तो मैं करूं, वो करे तो मैं करूं, वो करे तो मैं करूं या मैं नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उत्कृष्ट कोटि का मतलब एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं और लड़ाई झगड़े का कोई काम है ही नहीं इनके पास में, क्योंकि एक जैसे एक जगह रह रहे हैं ना। और यहां हम बात करें कौन होगा, तो बेटा एग्जाम्पल के लिए दो नाम याद रखो, दीमक व हनी बी, यानी मधुमक्खी। किसकी बात करेंगे? हनी बी, मधुमक्खी की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? मधुमक्खी की। और हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मधुमक्खी के सामाजिक व्यवहार के बारे में कि क्या होता है। तो देखो हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं और सीधी बात करें, मधुमक्खी की तीन जातियां पाई जाती है। मधुमक्खी की, हनी बी की हमारे पास में तीन प्रजातियां पाई जाती है या तीन जातियां जाती है। देखो जैसे कि हमने एपीकल्चर पढ़ा था, उसकी भी हमने बात की थी, उसमें डोरसेटा पढ़ा था अपन ने, मेलिफेरा पढ़ा था, इंडिका पढ़ा था, ठीक है, यूरोपियन पढ़े थे। ये नहीं पढ़ रहे, हम मधुमक्खियों के बारे में पढ़ेंगे कि मधुमक्खियों में तीन जातियां पाई जाती है। या हम बात करें, एक होता है नर, जिसे मैं लिख सकता हूं ड्रोन। एक होती है क्वीन, जिसे मैं लिखूंगा रानी। और एक होता है श्रमिक, जिसे बेटा मैं लिखूंगा वर्कर। इस प्रकार से मेरे पास कितनी जातियां हो गई? इनकी तीन जातियां हो गई। कितनी जातियां हो गई? तीन। एक नर है, एक रानी है और एक श्रमिक है। या एक छत्ता है जिसमें तीन लोग रहते हैं, एक नर, रानी और श्रमिक। अब इनका बंटवारा भी होता है। नर बहुत कम पाए जाते हैं, रानी अकेली होती है, श्रमिक बहुत सारे होते हैं। समझ रहे हो बात को? अब देखो नर के लिए हम बात करें, नर क्या होगा, तो नर के लिए यहां पर एक स्पेसिफिक लाइन लिखता हूं कि नर अगुणित होगा। देखो मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा। नर क्या होगा बेटा? अगुणित होता है। नर क्या होगा? अगुणित। जबकि मादा क्या होगी बेटा? द्विगुणित। कैसी होगी? द्विगुणित होती है, यानी 2n होगी। जबकि नर क्या होगा? n होगा। अब वर्कर की बात करें तो वर्कर भी क्या होगा बेटा? द्विगुणित होगा। क्या होगा? द्विगुणित होगा।
2n होगा लेकिन बंदे होगा बेटा। कैसा होगा? बंदे होता है। बंदे को हम लिखते हैं बेटा स्टेराइल। क्या लिखते हैं? स्टेराइल लिखते हैं। अब हमें एक चीज पता चल, श्रमिक क्या होगा अपने पास में? बंदे होगा। अब श्रमिक काम तो करेगा लेकिन प्रजनन नहीं करेगा, जनन का काम नहीं करेगा, बाकी सारे काम कौन करेगा? श्रमिक करेगा। अच्छा देखो, नर क्या हो गया? अगुणित। अब कई बार दिमाग में ये भी आता है जब इनमें संकरण होता होगा जो त्रिगुणित बन जाते हो, नहीं, नर अगुणित ही रहेगा, मादा द्विगुणित ही रहेगी। 2n ही बनेंगे, n ही रहेगा अपने पास। जो n रहेगा वो नर में आ जाएगा, जो 2n रहेगा वो श्रमिक में आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब देखो, इस नर के लिए मैं एक लाइन और लिख रहा हूं बेटा, नर के लिए एक लाइन और लिख रहा हूं। नर केवल किस में भाग लेगा बेटा? निषेचन में, फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। किस में भाग लेगा? निषेचन में भाग लेता है, बाकी किसी में भाग नहीं लेगा। अच्छा एक चीज और समझो, जो नर निषेचन में भाग लेगा ना, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। क्या हो जाएगी? मृत्यु। जो नर निषेचन में भाग लिया उसकी मृत्यु हो गई। और अगर दूसरी बात करें, अगर भोजन की कमी है, छत्ते में किसकी कमी है बेटा? भोजन की कमी है, तो भी नर को बाहर निकाल देंगे, नर को बाहर निकाल देते हैं। ये प्रोसेस भी किसमें देखने को मिलेगा आपको? मधुमक्खी के छत्ते। भोजन ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, नर रहेगा। जैसे ही भोजन कम, नर बाहर, कोई दिक्कत नहीं। और नर भी खुशी खुशी जाने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि ये किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, ये अपना दूसरा रास्ता खोज लेंगे। अगर यही बात मैं रानी के लिए अप्लाई करूं तो रानी द्विगुणित होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रानी का काम भी क्या है? एक ही काम है, प्रजनन का कार्य करती है। किसका काम करती है बेटा? प्रजनन का काम करेगी, जनन का काम करेगी। यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस का हक किसका है? रानी का और नर का, श्रमिक का नहीं। या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रजननशील मादा कौन है छत्ते में, तो आपका जवाब होगा रानी होगी। समझ गए बात को? अच्छा, इस रानी की एक खास बात और होती है, एक छत्ते में केवल एक रानी। देखो मैं लिख देता हूं, छत्ते में केवल एक रानी होनी चाहिए, एक रानी होनी चाहिए। अगर गलती से दो रानी हो जाए, अगर बेटा गलती से दो रानी हो जाए, तो हम लिखेंगे दो रानी होने पर, दो रानी होने पर इनमें प्राण अंत तक युद्ध होता है। प्राण अंत तक क्या होगा? युद्ध होता है। और जब प्राण अंत तक युद्ध होगा ना बेटा, देखो मैं आज श्रमिक का पोर्शन साफ कर देता हूं। प्राण अंत तक क्या होगा? युद्ध होगा। और जब युद्ध होगा तो एक रानी को क्या करना पड़ेगा? छत्ता त्यागना पड़ेगा। एक रानी को छत्ता त्यागना पड़ता है। ये लो बेटा, ये शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से बता रहे। छत्ता एक है तो रानी भी एक ही होगी। गलती से दो रानी हो गई ना, बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे को, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। एक घर वाली और एक बाहर वाली, ऐसा सीन नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे फैसला तुरंत होगा, तारीख भी तुरंत दी जाएगी, वेट नहीं किया जाएगा तारीख कब आएगी, कब फैसला होगा, नहीं, तुरंत प्राण अंत तक क्या होगा? युद्ध होगा। तब तक युद्ध होगा जब तक कि एक मर नहीं जाती या एक छत्ता नहीं छोड़ देती। ये रानी की कहानी होती है। और आजकल जिंदगी में भी कौन बर्दाश्त करता है बेटा? कोई बर्दाश्त नहीं करता है। एक मतलब एक, प्रायोरिटी का मतलब एक को प्रायोरिटी देनी, मतलब देनी है, दूसरे को नहीं देनी। कई बार होता है ना कि एक से बात कर रहे हैं, फिर दूसरे से भी कर रहे हैं, तीसरे से भी कर रहे हैं, तो ये प्रायोरिटीज का खेल नहीं है। यहां पर एक रानी का मतलब एक रानी। और लड़कियों के अंदर जितनी जेलसी होती है ना, समझ सकते हो आप। अब वही अगर हम बात करें रानी के एक पॉइंट की, तो रानी जो है, रानी 40,000 से 1,00,000 अंडे देती है। 40,000 से 1,00,000 अंडे देती है। यानी अंडों की संख्या भी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। कई बार क्या होता है, जैसे
नर निषेचन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो रानी अपने अंदर कुछ शुक्राणुओं को स्टोर भी रखती है और उनसे भी क्या कर लेती है, वो फर्टिलाइजेशन कर लेती है। समझ रहे हो बात को? अब अगर मैं पर्टिकुलरली श्रमिक की बात करूं तो एक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, फिर से हम हेडिंग लगाएंगे श्रमिक। अब देखो श्रमिक का काम सुनो, थर्ड पोर्शन श्रमिक, वर्कर है बहुत सारे हैं, और ये जो श्रमिक है ना, इनके लिए जैसे मैंने पहली लाइन लिखी कि ये भी क्या होंगे बेटा, द्विगुणित होंगे। लेकिन द्विगुणित कैसे होंगे, ये बंधे होते हैं। द्विगुणित होते हैं लेकिन कैसे होंगे बेटा, बंधे होंगे, स्टेराइल होंगे, केवल काम कर सकते हैं लेकिन जनन नहीं कर सकते। तो हम लिख देंगे जनन में अक्षम होता है, जनन में अक्षम होती है। ये लो भाई, क्लियर बात है, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर बेटा मैं एक लाइन और लिखूं, और मैं लिखूंगा सीधी बात, छत्ते के समस्त कार्य कौन करेगा बेटा, श्रमिक करता है। छत्ते के समस्त कार्य कौन करेगा, श्रमिक करता है। अब चाहे वो छत्ते की सफाई हो, छत्ते की देखभाल हो, प्रोटेक्शन करने का काम हो, या बोझल लाने का काम हो, टोटल काम कौन करेगा, श्रमिक करेगा। कौन करेगा, श्रमिक करेगा। समझ रहे हो बात को? अगर मैं कहूं छत्ते में सैनिक का काम भी, सैनिक का काम भी कौन करेगा बेटा, श्रमिक करेगा। श्रमिक करता है। देखो हमें पता है कि सैनिक लड़ाई करते हैं, रक्षा करते हैं। अब अगर गलती से छत्ते पर आक्रमण हो गया ना, कोई तोड़ने के लिए आ गया, तो उसको तोड़ने का काम कौन करेगा, श्रमिक करेगा। कौन करेगा, श्रमिक करेगा उसको तोड़ने का काम भी, क्योंकि यहां सैनिक नहीं है। तो टोटल काम कौन करेगा, श्रमिक। बेचारे को मारने का या बचाने का सारा काम किसका है, श्रमिक का है। समझ रहे हो? लेकिन हम बात करें कि साहब ये श्रमिक कैसे बचाएगा, तो हम लिखेंगे श्रमिक के पास में डंक पाया जाता है। श्रमिक के पास क्या पाया जाता है, डंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, डंक पाया जाता है। बात ये करें कि साहब डंक कहां से आया, तो हम सिंपल बात लिखेंगे, हमने लिखा प्रजनन जनन में अक्षम होता है, तो जो अंडपुट भाग होगा या अंडकोश भाग होगा, अंडकोश भाग किस में रूपांतरित हो जाएगा बेटा, डंक में रूपांतरित हो जाएगा। ये लो, जो अंडकोश था वो क्या बना दिया, डंक। लेकिन एक चीज और बताऊं मैं आपको, काम की चीज है। कई बार क्या होता है, मधुमक्खी हमें काट लेती है, और आपने ये भी नोटिस किया होगा, जैसे मधुमक्खी ने आंख पे काटा, और इसी आंख के पास में कई सारी मधुमक्खियां जो मंडराती हुई नजर आती है कि हाँ भाई मैं भी काटूंगी। तो उसका मेन रीजन क्या है कि जब वो डंक आपके आंख पर काटी तो आंख पर छोड़ के गई ना, तो इस डंक के अंदर वो फिरोमोन छोड़ जाती है, कुछ केमिकल छोड़ जाती है, और वो केमिकल किसके पास में, बाकी मधुमक्खियों के पास में। तो तुरंत मधुमक्खियों का एक झुंड आएगा आपके पास में काटने के लिए कि आपने हमारी मधुमक्खियों को मार दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही मधुमक्खी ने आपको काटा, आपके अंदर डंक डाला, उधर मधुमक्खी की मृत्यु हो गई। तो मधुमक्खी का बदला लेने के लिए वो आपके पास में आती है कि आपने उसको मारा तो हम भी आपको मारेंगे, और हम उनसे बचने के लिए फिर दूर हट जाते हैं। ये मधुमक्खियों का गेम प्लान होता है कि एक को तुम काटो, हम सारे आ रहे हैं तेरे पीछे पीछे। समझ रहे हो बात को? अच्छा एक चीज और होती है, देखो एक तो बनता है श्रमिक, अंडों से क्या बना, श्रमिक, और एक अंडों से कौन बन रहा है, नारी, रानी। क्या होगा दोनों में, अगर श्रमिक बना रहा है ना, तो वो भोजन खिलाएगा उसको मक्षी कादन। कौन सा भोजन खिलाएगा, बी ब्रेड। कौन सा भोजन, बी ब्रेड। और अगर रानी बना रहा है ना, तो वो भोजन कराएगा शाही भोजन। कौन सा कराएगा, शाही भोजन, जिसे अपन कहेंगे रॉयल जेली। क्या कहेंगे, रॉयल जेली। बाकी श्रमिक की बात हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर रखी है कि वो छत्ते किसी पेड़ पादप पे जाएगा, फूल पे जाएगा, वहां से पराग लेगा, अपने शरीर में लेकर आएगा, उसके अंदर कई सुक्रोज या कोई शर्कराएं जो है वो परिवर्तित हो जाएंगी, अंडपुट में उसमें रखेगा, क्या नाम, अन्नपुट में रखेगा, वहां से फिर वो लेके जाए। तो ये पूरा प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। श्रमिक की बात हो गई, रानी की बात हो गई, नर की बात। अब बात करते हैं इनका संकेत संप्रेषण की, कि
मधुमक्खियों में संकेत संप्रेषण, तो मैं लिखूंगा फिर हेडिंग में हनी बी में संकेत संप्रेषण। लो भाई, संकेत संप्रेषण। अब देखो, ये जो संकेत संप्रेषण है ना बेटा, ये जो संकेत संप्रेषण है, ये किसने बताया? तो हम लिखेंगे बताया। एक वैज्ञानिक थे, कौन? वॉन फिश। अब देखो, ये साइंस के जो वैज्ञानिक है ना, आकाश में बैठे रहते, बैठे बैठे ही कुछ खोज कर लेते। जैसे न्यूटन बैठा था, सेव पड़ा तो उन्होंने खोज कर ली। बोनेट बैठे थे, उन्होंने चींटियों को चलते हुए देखा तो कह दिया कि फेरोमोन आ रहा है। वैसे ही कोल वॉन फिश भी बैठे थे और उन्होंने मधुमक्खी को घूमते हुए देखा तो उन्होंने कह दिया कि मधुमक्खियां एक दूसरे को क्या दे रही है? संकेत दे रही है। और इन्होंने कहा मधुमक्खियां जो संकेत देती है ना, वो डांस करके देती है, नृत्य करके देती है, एक दूसरे को लुभाती है कि आप आओ इधर, इधर कुछ है, रखा है, हमें कुछ मिलेगा यहां से। तो इन्होंने संकेत संप्रेषण के लिए क्या बताया कि मधुमक्खियां क्या करती है? नृत्य प्रदर्शित करती है, डांस करती है, जिससे ये एक दूसरे को लुभाती है। इन्होंने डांस 3 बताए थे बेटा। एक डांस बताया था घूमर नृत्य, राउंड नृत्य। एक इन्होंने बताया था पुच्छ अभिदोलन नृत्य, पुच्छ अभिदोलन नृत्य। तीसरा इन्होंने बताया था वेगल नृत्य। देखो, इन तीनों नृत्यों का अगर हम हमारी लाइफ में देखें तो हम भी करते हैं इन नृत्यों को। देखो, घूमर नृत्य में क्या होता है? गोल गोल घूमना होता है नहीं होता? तो राउंड राउंड घूम करके वो एक दूसरे को क्या करती है? बताती है। लेकिन बताएगी क्या? ये भोजन के बारे में बताती है। अगर भोजन 85 मीटर से कम दूरी पर है, अगर भोजन 85 मीटर से कम दूरी पर है, तो वो कौन सा नृत्य करेगी अपने पास में? 85 मीटर से कम दूरी पर अगर है तो नृत्य कौन सा करेगी बेटा? तो वो घूमर नृत्य करेगी, गोल गोल घूमने लग जाएगी, गोल गोल घूमने लग जाएगी। जैसा ब्याह शादियों के अंतर्गत हमारी माता बहनें करती ना, ऐसे गोल गोल घूमती है, ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगी। तो साथी मधुमक्खियों को लगेगा कि हाँ भाई, भोजन ज्यादा दूर तो नहीं है, हमें कुछ ही समय में भोजन मिल जाएगा। ये किस में होता है? मधुमक्खियों में, गोल गोल घूमने लग जाती है। लेकिन अगर भोजन 85 मीटर से अधिक दूरी पर है, 85 मीटर से अधिक दूरी पर है, तो ये क्या करती है? 8 की आकृति बना लेती है। कैसी करती है? 8 की आकृति। सलमान खान को देखा होगा ना दबंग फिल्म के अंदर ऐसे करते हुए, तो वो भी 8 की आकृति बनाती, तो ये भी 8 की आकृति बनाती है। पूंछ को उठाती है और 8 के आकार में से घूमने लग जाती है। तो तुरंत मधुमक्खियों को लगता है भोजन है तो सही, लेकिन काफी दूर है, दूर से लाना पड़ेगा। ये मधुमक्खियों के संकेत होते हैं। अब आप सोच रहे हो सर वेगल नृत्य क्या करेगा? तो बेटा, वेगल नृत्य में क्या करेगा? भोजन वह सूर्य की दिशा में कोण, सूर्य की दिशा में कोण बनाता है, और यही कोण दर्शाता है कि भोजन कितनी दूरी पे। जैसे ये अपने पास में सतह है, यहां पर अपने पास में ये मधुमक्खी बैठी हुई है, ऐसे ये मधुमक्खी का पूंछ है, ये हेड है। अब भोजन इधर है, तो मधुमक्खी क्या करेगी? अपने पूंछ को ही उठाएगी सूर्य की दिशा में, ऐसे ये कोण बन गया, तो वो समझेगी भाई इतनी सी दूरी में अपने पास में क्या है? भोजन। तो तुरंत आ जाती है, कट दे, और भोजन, अपना भोजन लेती है और छत्ते के अंदर चली जाती है। समझ रहे हो बात को? ये मधुमक्खियों के कुछ नृत्य, और अपन भी देख सकते हैं इनको। एक इंसान अगर डांस कर रहा है ना, तीनों नृत्य करवाता है। अब जैसे कोई लड़की है या कोई लड़का है, घूमर ना कर रहा है, तो घूमने लग गया हो, तो साथी लोग देख करके हंस रहे होते हैं, तो फिर वो क्या करता है? वो कहीं दूर से एक को और पकड़ के लाता है कि तू भी मेरे साथ में डांस कर। फिर वो पुच्छ अभिदोलन नृत्य, दोनों साथ में डांस करेंगे। फिर जब उत्सुकता ज्यादा जागती है, तो फिर ऐसे पीछे से ऐसे राउंड से आते, फिर एक और को पकड़ के लाते, तू भी चल। तो वो वेगल नृत्य करता है, दिशा बढ़ाते जाते हैं। वो वडी नब छैर, वडी नबी छैर, वडी नब, उठा लो, नाचो। समझ रहे हो बात को? तो ये तीनों नृत्य हमारी जिंदगी में भी चलते हैं, और हनी बी भी कर रही है नृत्य को। लास्ट एंड फाइनल हम बात करेंगे बेटा कालिक श्रम विभाजन। किसकी बात करेंगे हम? कालिक श्रम विभाजन। तो एक चीज समझो, काल का मतलब हो गया टाइम,
श्रम का मतलब हो गया वर्क, विभाजन का मतलब हो गया डिवीजन। यानी समय के अनुसार कार्यों में क्या होता रहता है, बदलाव। भाई जो पहले श्रमिक था उसकी एक एज हो गई, एज के बाद वो काम करेगा क्या, नहीं करेगा, सिंपल बात है, समझ रहे हो बात को। तो वो क्या करेगा आगे जा करके, या तो छत्ता छोड़ देगा, या उसको छत्ते से खदेड़ दिया जाएगा, या उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो समय के अनुसार कार्य में क्या होता रहता है, बंटवारा। लेकिन हमें यह भी पता है कि रानी तो एक ही है, तो फिर रानी क्या करती है, जैसे जैसे रानी बुजुर्ग होती जाती है ना, तो वो अपना कार्यभार जो है दूसरी रानी को संभाला देती है। और जब वो दूसरी रानी को संभालती है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं बेटा सहोदर चयन। क्या कहेंगे, सहोदर चयन कहते हैं। ये प्रोसेस भी किसमें देखने को मिलता है, मधुमक्खी। और ऐसा हम अपने समाज के अंदर भी देखते हैं कि जो पिताजी होते हैं वो जब एक एज पे होते हैं, यूथ होते हैं, तो काम करते हैं, अच्छा हमारे लिए कमाते हैं, हम खिलाते हैं, हम पूरा काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बुजुर्ग होते जाते हैं तो उनकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उनको तो बोलते हैं कि आप घर पे रहो, अब हम काम करेंगे। तो यही प्रोसेस किसमें होता है, इनमें। समझ गए बात को। कालिक श्रम विभाजन उसे ही कहते हैं, समय के अनुसार काम करने की क्षमता में क्या होना, बंटवारा होना, या डिवीजन। क्लियर बात है। यहां पे अपना मधुमक्खी में सामाजिक व्यवहार क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजाओ, क्योंकि आप लोग देखते तो लेकिन कम लोग भेजते नहीं हो। इसको भेजना भी है बेटा, भेजोगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि भाई वहां पर क्लासें चल रही है। और जो नया आया है तो वो सब्सक्राइब जरूर करे बेटा, बेल आइकन को दबाओ, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आएगा। और हमेशा की तरह अपना एक और है, मुस्कुराते रहो जिंदगी के अंदर। जितना मुस्कुराओगे उतना आपके दुश्मनों के दर्द जो है वो ज्यादा होता रहेगा कि ये इतना खुश कैसे है। समझ रहे हो बात, मिलते हैं बाद में।